बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। पूरे देश और पूरे विश्व की एक अत्यंत मजबूत कड़ी है हमारे किसान भाई बहन, जो हमें अन्न मुहैया कराते हैं। तो सोचिए किसानों के हम पर कितने एहसान हैं। इसीलिए तो हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और थोड़ी आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुदानित दर पर देता है पशु आहार। सब्जियों की फसल के साथ करें रबी मक्का की मिश्रित खेती। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल की गुणवत्तापूर्ण बेहतर उत्पादन फसल के लगाने के सही समय, विधि और उन्नत प्रभेदों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी विशेषज्ञों का मानना है कि फसल लगाने के पूर्व उचित समय, तापमान, मिट्टी की प्रकृति और प्रभेदों का अवश्य विचार करना चाहिए और इसी अनुरूप फसल लगाना चाहिए, जिससे बेहतर फसलों उत्पादन की संभावना हमेशा रहती है। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित चैती अरहर, बाहर चमत्कार और माघी नामक उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान मौसम और परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान में सक्षम है। बाहर चमत्कार, माघी और चैती अरहर ये नाम है अरहर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद कम सिंचाई अवस्था वाली होती है तथा 180 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही यह प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 15 से 25 क्विंटल तक अरहर की उपज प्राप्त की जा सकती है। रबी के मौसम में मक्का की फसल सब्जियों की फसल के साथ मिश्रित कर लगाना बहुत लाभकारी होता है। सब्जियों की फसल के साथ मक्का की बुआई करने से मिट्टी में पोषक तत्व की बढ़ोतरी होती है, जो कि दोनों फसलों के लिए लाभकारी होती है। साथ ही मक्के की उपज खरीफ की अपेक्षा 1.5 गुनी होती है। इसलिए मिश्रित खेती जैसा बेहतर तकनीकी को अपनाकर किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने का काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों कृषि समाचार में। आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसके लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। तो चलिए समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है।
देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम में हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो मुर्गी पालन भी करते हैं। तो ठंड के मौसम में मुर्गियों में बहुत तरह के रोग और बीमारियां होती हैं जिससे उनका बचाव करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में मुर्गियों में होने वाले रोग और उससे उनका बचाव कैसे किया जाए, उनका नियंत्रण कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। बरसात का मौसम खत्म हो चुका है एवं जाड़े की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मुर्गियों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय वातावरण में तापमान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में मुर्गी घर का तापमान मुर्गियों के अनुकूल रखने के लिए आवश्यकता अनुसार 2-3 बल्बों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। बल्बों को मुर्गियों की तरफ नीचे कर देना चाहिए। घटते तापमान को देखते हुए खिड़की दरवाज़ों को टाट या बोरे से ढक देना अच्छा होता है ताकि ठंडी हवा का प्रवेश मुर्गी घर में ना हो। आज हम आप पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला खरसावां में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि ठंड के मौसम में मुर्गियों में रोग व इलाज के बारे में। मुर्गी पालक भाई हैं, किसान भाई हैं, तो खास करके ध्यान दें कि समय जैसे बदलता है तो मुर्गियों में भी जो बीमारियां हैं वो भी बदलाव स्वरूप बदलने लगता है। और मुर्गी एक ऐसा मतलब उद्योग बन चुका है जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ही, शहरी क्षेत्रों में भी ये आय का साधन बन चुका है, आपका आजीविका का साधन बन चुका है, आपका खाद्य सुरक्षा का साधन बन चुका है और जो हम लोग का इनकम सिक्योरिटी है इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उसको अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं मुर्गी पालन करें कि उसका प्रबंधन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके जैसे जैसे भी मौसम बदल रहा है और ठंड का मौसम शुरुआत हो चुकी है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा और पाला जैसे जैसे गिरेगा मुर्गियों में भी उसका असर देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलता है। खास करके आप देखें जैसे जैसे आप ठंड बढ़ेगा तो मुर्गी का जो
शेड है जो उसमें रखा जाता है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। आसपास का कुछ झाड़ी को हम लोग हटा देंगे, साफ़ कर देंगे और उसका जो शेड बनाएंगे पूरब से लेकर पश्चिम तक कम से कम 3 से 4 घंटे तक उसमें धूप की रोशनी आना चाहिए। और उसके अलावा उसका जो छत है उसको हम लोग सफ़ेद रंग से काला रंग से उसको हम लोग रंग देंगे जिससे कि उष्मा का अवशोषण ज़्यादा होगा। साथ ही उसका जो कुछ खास बीमारियां हैं उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। जाड़े के मौसम में कुछ रोग मुर्गियों में लग सकते हैं, जिसमें से एक प्रमुख रोग है एसाइटिस। ये रोग ज़्यादातर जाड़े के मौसम में एवं किसी भी उम्र के मुर्गियों में हो सकता है, परंतु 4 से 5 सप्ताह के उम्र के मुर्गियों में यह रोग ज़्यादा होता है और तेजी से दूसरे मुर्गियों को भी संक्रमित करता है। इस बीमारी में मुर्गियों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है और मुर्गियों के बढ़वार में कमी हो जाती है। कि हम लोग देखते हैं कि सफ़ेद पैखाना हो जाता है जिसको हम लोग व्हाइट बेसिलरी डायरिया कहते हैं, उस पर विशेष ध्यान की ज़रूरत है। और ये खास करके चूजों में होता है। आप देखेंगे कि 13 सप्ताह 8 सप्ताह के चूजों में इसमें ज़्यादा होता है, बड़ों में थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इसमें मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है छोटों में। तो इसको अगर हम लोग रख रखाव बढ़िया कर दें तो ये मृत्यु दर कम हो जाएगी। उसके अलावा देखिएगा कि आप मुर्गी हैजा हो जाता है। मुर्गी हैजा में आप देखेंगे कि आप हरा कलर का इसमें पखाना होने लगता है, ग्रीनिश जिसको हम लोग बोलते हैं वैसे होने लगता है। इसका भी आपको उचित देखभाल करने की ज़रूरत पड़ेगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि मुर्गी में पीछे की तरफ जिसको मल द्वार के आसपास में देखेंगे फूल जाता है, जिसको हम लोग गम्बोरो कहते हैं, जिसको हम लोग मुर्गी का एड्स भी कहते हैं। तो गम्बोरो का भी आपको विशेष रख रखाव करना है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा देखिएगा एस्परजिलोसिस, जिसमें कि हम लोग जो दाना खिलाते हैं उसमें अगर फफूंद हो जाता है तो ये रोग का प्रभाव होने लगता है और काफ़ी इसमें मृत्यु दर हो जाता है। तो ऐसा जो मुर्गी दाना है उसको हमेशा सूखे जगह पे रखना है और जो नमी हो जाएगा नमी के जगह पे नहीं रखना है। अगर अब थोड़ा सा भी दाना में हरापन अगर दिख रहा है तो उस दाना को हम लोग मुर्गी को नहीं खिलाएंगे। दूसरी है कि जो हम लोग ठंडा में जो पानी पिलाते हैं मुर्गियों को देते हैं उसको कम से कम ताज़ा पानी पिलाएं, साफ़ सुथरा पानी पिलाएं और उसको कम से कम ये कोशिश करें कि उसको धूप में 1-1.5 घंटा 2 घंटा रखें जिससे कि पानी गर्म हो और उसको पिलाएं। सर्दियों में मुर्गियां ज़्यादा खाना खाती हैं, जिससे उनका बढ़वार भी ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए मुर्गियों को खाना संतुलित मात्रा में देना चाहिए। जगह के अनुरूप उसी मात्रा में मुर्गियां रखनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं। जो मुर्गी पालक भाई हैं वो कोशिश करें कि जो चूजा लाते हैं वो एक अच्छे मतलब रिपूटेड कंपनी से लें, रिपूटेड जगह से लें। दूसरा, चूजा लाने से 24 घंटा पहले उसका जो मुर्गी का शेड है उसमें उष्मा का व्यवस्था करना चाहिए। जैसे कि हम लोग अंगीठी लगाते हैं, कोयले का अंगीठी, या तो हीटर लगा देंगे या तो गैस का लगा देंगे। और जितने भी खिड़कियां हैं उसमें जूट का बोरा, प्लास्टिक या तो पुआल का जो टाट बनाते हैं, बांस का टाट बनाते हैं, उससे हम लोग उसको बंद कर देंगे जिससे कि अंदर का जो वातावरण है वो गर्म रहे। उसके बाद जो उसका बेडिंग मटेरियल है जिसको हम लोग बिछाली बोलते हैं या तो लिटर बोलते हैं, उसमें भूसा डाल देना चाहिए। भूसा कम से कम 4 इंच का होना चाहिए। या तो जो लकड़ी का चूरा होता है, डस्ट होता है, उसको हम लोग प्रयोग करें, या तो बहुत ही पुआल का एकदम छोटा छोटा कुट्टी होता है उसको भी हम लोग प्रयोग करें तो उसमें गर्मी बना हुआ रहेगा। दूसरा कि ठंडे के दिन में रूम का जो वातावरण है बहुत ठंड होने से उसका टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, करीब करीब 15 से 20 डिग्री तक गिरने लगता है। तो ऐसे समय में हम लोग ये कोशिश करें कि 85 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें मेंटेन रहे। वैसे हम लोग रोशनी का व्यवस्था करें या तो फिर हम लोग अंगीठी का व्यवस्था करें, हीटर का व्यवस्था करें कि अंदर का जो ठंडा का वातावरण है वो दूर रहे और गर्म महसूस हो। मुख्यतः ऑक्सीजन की कमी के कारण हृदय ठीक से काम नहीं करता है। दवा के रूप में जामुन का सिरका मुर्गियों को देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक से भी सलाह लेनी चाहिए। इन सब के अलावे मुर्गी घर की साफ सफाई भी रखनी चाहिए। अगर आपने मुर्गी घर में बिचाली इत्यादि बिछाया है तो ध्यान दें कि वो गीला ना रहे। दिन में 2 घंटे धूप मुर्गी घर में आने दें। जो मुर्गी पालक किसान भाई हैं अगर अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो मुर्गियों को समय समय पर टीकाकरण कराना जरूरी है। खास करके ठंडे के मौसम में रानीखेत जो बीमारी है उसका टीकाकरण करें। गम्बोरो बीमारी जो है मुर्गी में उसका टीकाकरण करें। साथ ही मुर्गी चेचक
उसका टीकाकरण करें। और इसमें देखिएगा कि कॉक्सीडिया का भी बीमारी काफ़ी होता है, तो कॉक्सीडिया का भी हम लोग उसका प्रभाव को रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। साथ ही इसमें देखेंगे एक मेरेक्स रोग होता है, उसको भी हम लोग रोकने का काम करें। और एक आजकल देखेंगे बर्ड फ्लू का नाम सुने हैं, तो कभी कभी ठंडे का मौसम में बर्ड फ्लू का भी प्रकोप बढ़ जाता है, तो बर्ड फ्लू का भी हम लोग उसमें रोकथाम करेंगे। तो अभी आपने देखा सर्दियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल कैसे करना है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है सब्जियों में जीवाणु खाद का प्रयोग कैसे करें। जीवाणु खाद एक तरह से प्राकृतिक खाद है और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी काफ़ी बढ़ती है और हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए जानते हैं कि सब्जियों में जीवाणु खाद का प्रयोग कैसे करें। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, हम आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि एवं पशुपालन संबंधित जानकारियां विशेषज्ञों के द्वारा देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची और आज का हमारा टॉपिक है सब्जियों में जीवाणु खाद का महत्व। और इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. द्विवेदी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। किसान भाई बहन मन, सर सबसे पहले बताइए जीवाणु खाद क्या है। हाँ, जीवाणु खाद किसान भाइयों एक जैसा कि सबसे आपको पता चल रहा है कि ये जीव होते हैं और जीव को ही हम लोग खाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो अपने से खाद दे रहे हैं या फिर खाद को उपलब्ध करा रहे हैं। यही है जीवाणु खाद। तो जीवाणु खाद जो हम लोग सब्जियों में देते हैं ये मुख्य रूप से 4 हैं। पहला है राइजोबियम, दूसरा है आपको एजोटोबैक्टर, तीसरा वाम जिसको कि माइकोराइजा भी कहते हैं, और चौथा में है PSB फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस को घुलाने वाला बैक्टीरिया। तो हम लोग राइजोबियम कल्चर जो होता है वो स्पेशली जो दलहनी फसल होते हैं उसी में प्रयोग होता है। तो जितनी भी सब्जी की दलहनी फसल हैं, जैसे कि आपको अभी सीजन है, सेम का सीजन है, मटर का सीजन है, इस तरह की जो दलहनी फसल सब्जियां हैं, सोयाबीन है, इस तरह की जो सब्जियां हैं, अरहर है, दलहनी अरहर है, इनके जो राइजोबियम कल्चर होते हैं इनमें आप प्रयोग कर सकते हैं दलहनी फसल होने के कारण। और ये ध्यान रखिए कि राइजोबियम हर फसल के लिए अलग होता है। अरहर का जो राइजोबियम कल्चर होगा वो सोयाबीन में जाएगा, सोयाबीन का कल्चर होगा मटर में जाएगा। ये ध्यान रखना होता है किसान भाइयों को। अब रही बात कि ये राइजोबियम कल्चर देते हैं तो होता क्या है। राइजोबियम कल्चर देते हैं तो आप देखिए किसी दलहनी फसल के जड़ में गांठ होती है, वो गांठ में ही राइजोबियम होते हैं और उसी को ये और बड़ा करते हैं और जो नाइट्रोजन जो हमारे हवा में है उस नाइट्रोजन को ये ले करके और मिट्टी में फिक्स करते हैं और करीब 20 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के दर से ये फिक्स करते हैं हमारे सब्जियों में, जो कि करीब 55 से 65 किलोग्राम यूरिया खाद के बराबर हो जाता है मात्रा में। और ये जो फसल जिसमें ये लगा हुआ है उसको तो लाभ पहुंचा रही है, साथ साथ कुछ नाइट्रोजन जो बच गया ज़मीन में फसल कटने के बाद, वो जो उसके बाद जो फसल लगी उसको भी ये नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। तो ये है राइजोबियम कल्चर। दूसरी भी आते हैं ये एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है सो ये हर फसल में किसी में भी प्रयोग किया जा सकता है, ये दलहनी हो या गैर दलहनी हो, सभी प्रयोग किए जा सकते हैं। और इनसे क्या होता है, इनसे जो है सो वो प्रयोग करने का विधि तो एक ही होता है, जैसे राइजोबियम कल्चर दलहनी में होता है उसी तरह से। और इसको प्रयोग करने से किसान भाइयों आपके खेतों में इससे भी है सो गैर दलहनी फसलों में 20 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के दर से आपके ज़मीन में बनता है हवा का नाइट्रोजन लेकर के। और उसी तरह से सेम वही राइजोबियम टाइप का ही ये भी काम करता है, जो फसल लगा उसमें भी काम कर रहा है, प्लस जो बच गया नाइट्रोजन आने वाला जो दूसरा फसल लगे उसमें भी ये उसको भी नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इसको करने से क्या होता है, इसको करने से जो सब्जियां जो होंगी उनके अंकुरन अच्छा होगा। अच्छा, अगर अंकुरित कोई चारा लगा रहे हैं तो चारा को लगाने से उसमें या जो सीधे बीज बोते हैं दोनों में भी ये व्याधि भी उसमें जिसमें आप एजोटोबैक्टर से ट्रीट किए रहते हैं उसमें कम लगता है। तो ये 2 फायदे तो डायरेक्ट है किसान भाइयों। इनके अलावे में किसान भाइयों उर्वरा शक्ति जो है चूँकि जैविक है तो रासायनिक का जो प्रभाव होता है उससे आपको बचाव हो जाता है। अब आते हैं तीसरा में हम लोग माइकोराइजा वाम के लिए। तो वाम जो है ये भी आपको सब्जियों में प्रयोग होता है और वाम कल्चर प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में करीब 1.5 किलो वाम कल्चर आपको प्रयोग करना होता है। इसके द्वारा भी किसान भाइयों लाभ सेम यही होता है। अब और चौथा आपका है
PSB, फॉस्फेट सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया। फॉस्फेट सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया जो है क्या है, तो मिट्टी में जो फास्फोरस है खाद जो कि अनुपलब्ध है और घुलनशील रूप में है, उसको ये घुलनशील करता है और घुलनशील करके उसको उपलब्ध कराता है। और ये आपको इसलिए PSB वहीं यूज कर सकते हैं जहाँ पर कि फास्फोरस ऑलरेडी मिट्टी में हो। अब जहाँ फास्फोरस एकदम किसी रूप में है ही नहीं, वहाँ PSB देने का कोई मायने तो बनता नहीं, क्योंकि ये तो घुला कर खुद तो कोई खाद तो है नहीं, ये तो घुला रहा है, घुला कर पौधों, तो वैसे जगह पर ये अवॉइड करेंगे, वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना है किसान भाइयों। और इससे भी जो आप करते हैं तो इस पर भी आपको पौधों को फास्फोरस मिल रहा है और घुलनशील से घुलनशील होकर के साथ ही आपको इसमें भी रोग वगैरह जो फसल होगी उसमें रोग और व्याधि कम लगेगा। और साथ ही साथ किसान भाइयों खेत की उर्वरा शक्ति, रासायनिक का जो कुप्रभाव होता है वो यहाँ पर भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। सर किसान भाई जैसे कि सब्जी की खेती करेंगे उसमें जीवाणु खाद का जब प्रयोग करेंगे, हाँ, तो किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ, किसान भाइयों जीवाणु खाद का प्रयोग करते समय जीवाणु खाद का जो घोल तैयार करते हैं उसमें ध्यान रखेंगे, क्योंकि घोल तो पहले गर्म गुड़ रहता है, गुड़ का घोल रहता है, उसमें डालते हैं तो जीवाणु को डाला जाता है, तो वहाँ पर ये एकदम ठंडा होने के बाद ही मिलाना है। दूसरा कि सुखाते जब बीज में लपेटते हैं तो सुखाते हैं, वो धूप में नहीं सुखाएंगे, उसको छायादार जगह पर सुखाएंगे। इसका अवॉइड करने के उपाय यही कि कल जो बीज का हमको बुआई करना है या जो बिचड़ा को रोपना है उसको आज हम जो है सो उपचारित करके और रात में अपना घर में कहीं पर, धूप का तो बाहर और भीतर कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप इसको सुखा लें और अपना रोपाई या बुआई जो है उसको कर दें। सर अगर हम झारखंड की मिट्टी की बात करें, हाँ, तो सब्जियों के लिए इसमें कौन सी जीवाणु खाद का प्रकार जो है वो ज़्यादा उपयोगी है सर? अगर दलहनी है तो दलहनी में एजोटोबैक्टर सब में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर राइजोबियम कल्चर कीजिए। गैर दलहनी जो सब्जियां हैं उसमें आप एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन के लिए प्रयोग कीजिए। फास्फोरस तो सभी के लिए ही है, फॉस्फेट सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग कीजिए। वाम कल्चर जो है वो भी आप सभी सब्जियों में कर सकते हैं कभी भी, और उससे भी आपको फायदा वही नाइट्रोजन वाला मिलेगा यहाँ पर। यही चारों जो आपके जीवाणु खाद हैं इनका यही उपयोग है आपके खेत में। चलते और हमारे हाँ, किसान भाइयों सलाह यही देंगे कि जहाँ पर भी आप ये जीवाणु खाद उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर रासायनिक खाद का प्रयोग तुरंत न करें कम से कम, और अवॉइड करें कि अगर आप जीवाणु खाद कर रहे हैं, जीवाणु खाद से जितना आपको ये जो शुरू में जो आप रासायनिक खाद देते हैं उसमें यूरिया का व्यवहार थोड़ा सा कीजिए, लेकिन बाद में जो ड्रॉप ड्रेसिंग यूरिया का करते हैं वो ड्रॉप ड्रेसिंग यूरिया का आप हमेशा बंद कीजिए। तो किसान भाइयों आप सबों ने देखा कि सर ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अगर आप इन सब तमाम बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जीवाणु खाद का प्रयोग करके सब्जियों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जोहार किसान भाई बहन। तो किसान भाई बहन आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।